हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी होकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि अभी आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी डायमेंशंस की एप्लीकेशंस थी। बेटा हम अब तक हम देख चुके हैं भी डायमेंशंस के बिहाफ पे हम 3 एप्लीकेशन देख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, फॉर्मूला चेक करना, दूसरा फॉर्मूला क्रिएट करना, नहीं सॉरी क्या था, पहले फॉर्मूला क्रिएट करना, दूसरा फॉर्मूला चेक करना, तीसरा क्या था, किसी अननोन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। ठीक है बेटा। और फोर्थ आज हम पढ़ेंगे विच इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो ये बेटा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम सिस्टम 1 टू सिस्टम 2। मुश्किल नहीं है, मतलब वैसे तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट आप इसको चाहे लिख सकते हैं ओनली क्या लिखा जा सकता है इसको, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के नाम से आपकी बुक में लिखा होगा, बट मैंने इसको बिल्कुल सिंपल वे में लिख के कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द कन्वर्जन, या ऊपर देखो कन्वर्ट किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यार इसका मतलब क्या है भी, आपके पास जैसे बेटा मैंने पहले सिस्टम बताए थे, जैसे एफपीएस सिस्टम था, एमकेएस है, सीजीएस है, वगैरह वगैरह काफी कुछ है ना। देखिए हमारे पास बेटा कहते हैं जितने भी आपके पास सिस्टम है, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम में दूसरे में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं लिखता हूं सपोज करो 2 kg, क्या मैं 2 kg को एक तरह से 2000 ग्राम लिख सकता हूं? कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। आपको खुद पता है भी यार 2 kg और 2000 ग्राम दोनों का मतलब क्या है, सेम। दोनों का मतलब क्या है, सेम। बट रियलिटी में ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो फिजिकल जैसे मैंने लिखा 2 kg या 2000 ग्राम, तो देखिए रियलिटी में तो क्वांटिटी तो क्या है, सेम, बट ये रियलिटी में अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पे बेटा किलोग्राम वाला सिस्टम है और यहाँ पे ग्राम वाला सिस्टम है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है तो वो 2 चीजों का मल्टीप्लाई होता है। देखिए आपको पता है 2 kg में जो ये पीछे kg होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट। और जो आपकी ये 2 लिखा होता है, इस 2 को बोलते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या इसके आगे वैल्यू है ना। सिमिलरली यहाँ 2000 ग्राम में जो ग्राम है ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी यूनिट। और जो ये आगे का 2000 है बेटा, ये क्या शो कर रहा है, अगेन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी को होने के लिए 2 टर्म्स की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। फर्स्ट एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। अच्छा अगर मैं किसी को कहता हूं मेरे को फोर्स दे दो, मैंने क्या कहा, कोई मेरे को फोर्स दे रहा है, मैंने कहा कितना फोर्स दे रहा है, 5 फोर्स दे रहा है, ऐसा तो नहीं बनेगा क्या? हाँ क्या बोल दे भी 5 न्यूटन फोर्स दे रहा है, क्या वो चीज सेटिस्फाई कर रही है ना। आपको खुद पता है बेटा भी अगर वो सिर्फ बोलते भी 5 फोर्स दे दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। यार 5 तो है, बट वो 5 कितना है यार, पीछे का पता ही नहीं। मैंने मार्केट में जाके कह दी मेरे को 5, सुनार की दुकान पे जाके मैं कहता हूँ मुझे 5 सोना दे दो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। या तो वो बोलेगा 5 तोला दे दो, या 5 किलो दे दो, 5 ग्राम दे दो, कुछ भी ऐसे बोल सकता है। मतलब अगर वो क्वांटिटी है तो उसके आगे एक नंबर शुड भी होगा, चाहे वो 1 ग्राम हो, 2 हो, 1.5 हो, 20 हो, लाख हो, कितना भी हो, है ना। और पीछे की तरफ जो उसकी यूनिट है, चाहे वो ग्राम हो, किलोग्राम हो, वो भी चीज होनी नेसेसरी है। तो ध्यान देके चलना बेटा, फिजिकल क्वांटिटी का वैसे जो हम सिंबल लेके चलते हैं वो सिंबल होता है इसका क्यू। क्या सिंबल लेके चलते हैं स्टैंडर्ड क्यू। और ये हमारे पास 2 चीजों का मल्टीप्लाई होता है, एक बेटा वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू एन से लिख दें और यूनिट को हमने यू से लिख दिया, तो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट कि जो क्वांटिटी होगी वो 2 चीजों का मल्टीप्लाई होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यहां तक कंफर्म। अब देखिए यहाँ 2 अलग अलग सिस्टम है, एक किलोग्राम वाला मतलब ऐसा ही सिस्टम, और एक कौन सा ग्राम वाला, सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये किसका काम कर रहा है, लेट N1 का। जो kg है ये किसका काम कर रहा है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। सिमिलरली ये किसका काम कर रहा है, N2 का, और ये किसका काम कर रहा है, U2 का। मुश्किल तो लग रहा है बेटा भी, हमारे पास यहाँ 2 किसका काम कर रहा है, N1 का, किलोग्राम किसका काम कर रहा है, U1, मतलब यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, दैट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम।
ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम एंड यूनिट इन सेकंड सिस्टम। और एक बार बताओ, तो क्या बेटा पहले सिस्टम में अगर आप क्वांटिटी देखते तो कितना होता है n1 इंटू u1, और दूसरे सिस्टम में कितना होता है n2 इंटू u2। बट अब आपको ये भी पता है बेटा, चाहे हम 2 kg लिखें या 2000 ग्राम, दोनों का मतलब क्या है, सेम, क्योंकि एक ही क्वांटिटी को कन्वर्ट किया ना। क्या किया बेटा, हमने एक ही क्वांटिटी को कन्वर्ट किया, चाहे मैं उसे 2 kg लिखूं या 2000 ग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए बेटा विच कैन आल्सो बी रिटन एज n2 इंटू u2। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस जब आप कन्वर्ट करते हैं वो हमेशा क्या रहती है, सेम। जैसे हम यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे भी यहाँ से किसी, जैसे मास है एनर्जी में बदल गया था, वो वाला कन्वर्जन नहीं, जस्ट क्वांटिटी को लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी आई वो कितना हो गया बेटा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल सिंपल। तो हमारे पास ये वाला सिस्टम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। बट उससे पहले एक सिंपल सा ध्यान देके चलना। आपको पता है कोई भी अगर क्वांटिटी है, जैसे मैंने कहा 2 kg बोला, 5 kg बोला, या 2 मीटर लिख दिया या 200 सेंटीमीटर लिख दिया, दोनों का मतलब सेम है। तो क्वांटिटी चाहे एसआई सिस्टम में हो, सीजीएस में हो, कोई अदर स्केल में हो, तो वहां पे क्वांटिटी तो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो क्या इसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूं n इंटू यू इज अ कांस्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बार बिटजी के एग्जाम में आया था, सिर्फ एक बार अब तक, बिल्कुल है बिल्कुल रद्दी सा, बट बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो +1 वाले हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय यू बेटा, है ना। मतलब n एक तरह से कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं लिख सकता हूं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय u। पहला तो ये पॉइंट भी, n का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, n की पावर सपोज करते हैं दे दी x और u की पावर दे दी y। व्हाट विल बी द रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन x by y। आपको पता है यहाँ यार पावर 1 होती है, यहाँ भी पावर कितनी होती है 1, तो x by y का रेशियो कितना निकल गया यार, दैट्स द क्वेश्चन इन बिटजी एग्जाम में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चे पहली बात तो यहाँ कंफ्यूज हो गए यार, n की पावर क्या लें, ठीक है, y की पावर क्या लें, या सिंपल सी बात है ना, n की पावर और u की पावर क्या लें। बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन। पता है ना, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय u, मतलब यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो यहाँ वाले ने x का काम किया, यहाँ वाले ने y का काम किया, तो x by y कितना आ जाएगा आपका, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। एक इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और बना सकते हैं, व्हाट विल बी द फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ क्या होता है। आपको पता बेटा, जब 1 पावर पे ये इनवर्सली में होता है, इस वाली शेप को हम नाम देते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। इसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो आप n वर्सेस u का ग्राफ बनाओ या u वर्सेस n का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी शेप क्या होती है, जब एक 0 है तो दूसरा इंफिनिटी, और दूसरा 0 है तो पहला इंफिनिटी। तो इसकी जो ग्राफ की शेप आती है बेटा, वो कैसे नेचर की आती है आपकी, ये वाली। और इस शेप को आपके पास क्या नाम देते हैं, स्पेशलाइज है, याद रखना, कभी भी आ जाए रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रियल नेम लिख देते हैं, ये याद रखना। जब भी अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा ग्राफ हो जिसमें y वाला फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 पे, ध्यान देना यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1 हो, तभी उसी शेप को स्पेशलाइज नाम स्टैंडर्डाइज दिया गया, विच इज नोन एज व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इन नेचर। तो बेटा इसमें थोड़ा सा इसका जर्नल मेथड निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान रहेगा। अभी आपने पढ़ा है जो क्वांटिटी होती है वो सेम है, और आपको पता है बेटा अगर क्वांटिटी सेम है मतलब n1 u1 शुड बी इक्वल टू n2 u2, और बेटा आपके पास वहां नंबर चेंज होता है। बट एक बार बताओ, अगर आपने पहले मास मेजर किया तो बाद में कितना रहेगा मास। अगर मैं कह देता हूँ 2 kg इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, क्या वो सही है, नहीं ना। आपको पता है 2 kg को 2000 ग्राम लिख सकते हैं। देखो पहले kg किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मास को, बाद में ग्राम वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को ही कर रहे हैं ना। मतलब दोनों के पीछे वाले के जो डायमेंशन फॉर्मूले होंगे वो भी क्या रहेंगे, सेम, क्या रहेंगे बेटा, सेम। अच्छा अगर मैं बोल देता हूं 10 न्यूटन एंड समथिंग डाइन, देखो न्यूटन किसको शो कर रहा है, फोर्स को, डाइन भी किसको शो करता है, फोर्स को, है तो दोनों फोर्स, मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूले भी क्या रहेंगे, सेम।
तो इसके लिखने के लिए दो रूल होते हैं। पहला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम, मतलब उसका डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, पहला जो रूल है इसका। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो लिख लो, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। ये रूल लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बना रखा है, बुक में लिखे नहीं हुए हैं। ठीक है बेटा, सो ध्यान दो। अभी आपको पता है तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये भी मैंने यहां से डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया। मैंने कहा बेटा आपके पास नंबर है N1 N2, तो पीछे क्या रहेगी, यूनिट। मैंने कहा बेटा लेट U1 पहले सिस्टम में यूनिट है, जिस सिस्टम के अंदर लेट सपोज करते हैं M1 भी है, मास लेंथ टाइम 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 7 भी, 7 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, मैं 3 का लेके निकाल रहा हूं। तो मैंने कहा लेट बेटा U1 वाले में जो मास वाली यूनिट है वो कितना मान लिया, M1, लेंथ वाले को क्या मान लिया, L1, टाइम वाले को क्या मान लिया, T1। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, अभी मैंने कहा लेट M1 का जो डायमेंशन है वो मान लिया A। डायमेंशन का मतलब समझ रहे हो, पावर कितनी है। मैंने कहा L1 वाले का क्या मान लिया B, T1 वाले का क्या मान लिया C। सिमिलरली बेटा आपने सेकंड सिस्टम की यूनिट को निकाला। मैंने कहा सेकंड सिस्टम में मास कितना है M2, यहाँ पे लेंथ कितनी मान ली L2, टाइम कितना मान लिया T2। बट हाँ एक बात ध्यान दो, डायमेंशंस क्या रहेंगे सेम। डायमेंशंस का मतलब क्या है, इसकी पावर ना बेटा, तो इसकी भी डायमेंशन क्या रहेगी A, इसकी B, इसकी C। नहीं समझ में आया। देखो बेटा मैंने क्या कहा, कोई भी एक सिस्टम मान लीजिए, जैसे सपोज करते हैं न्यूटन मान लिया, एसआई सिस्टम। आपको पता है पहली जो क्वांटिटी है वो एसआई सिस्टम में दे रखी है, दूसरे वाले में सपोज करो सीजे सिस्टम में दे रखी है ना। आपको पता है एसआई सिस्टम क्या था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वाला सिस्टम, एमके सिस्टम। मतलब इस वाले सिस्टम के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी है वहां M1 किसको रिप्रेजेंट करोगा, मास मतलब किलोग्राम वाले को, या लेंथ किसको रिप्रेजेंट करोगा, मीटर वाले को, टाइम किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाले में, है ना। सिमिलरली M2 ये सीजे सिस्टम है फॉर एग्जांपल, तो सीजे वाले में मास को क्या होता था ग्राम में, यहाँ पे L2 किसको रिप्रेजेंट करेगा सेंटीमीटर में, T2 किसको रिप्रेजेंट करेगा सेकंड में। सिंपल सी बात है। अब इसके बारे में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन करवानी है, एक एग्जांपल से और बेटर क्लियर हो जाएगा, बट एक जनरल मेथड आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। तो सीधी सी बात है, आपके पास लेटिस को नाम दे दिया इक्वेशन 1, पुट कर दे वैल्यू, तो क्या हो गया, सपोज करते हैं आपको N1 पता है, U1 पता है, U2 पता है, N2 निकाल, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना है ना, बस वही काम है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान से। तो N1 U1 कितना हो गया बेटा, देखो M1 होल रेज़ टू पावर A, L1 होल रेज़ टू पावर B, T1 होल रेज़ टू पावर C, और ये कितना है यार N2 टाइम्स ऑफ व्हाट, M2 होल रेज़ टू पावर A, L2 होल रेज़ टू पावर B, T2 होल रेज़ टू पावर C। आपको यहाँ से N2 निकालना है, N2 निकल सकता है, तो ये सारी चीज क्या चलेगी इसके बाय में, तो क्या आ जाएगा N1, यहाँ कितना होगा बेटा M1 होल रेज़ टू पावर A, L1 होल रेज़ टू पावर B, T1 होल रेज़ टू पावर C, और ये वाली चीज इसके नीचे आ चुकी है, तो क्या लिखा गया बेटा M2 होल रेज़ टू पावर A, L2 होल रेज़ टू पावर B, T2 होल रेज़ टू पावर C। ये आ गया नहीं आ गया बेटा। तो स्टूडेंट्स बेटा भी आपने देखा भी N1 U1 इक्वल टू N2 U2 के बराबर था, तो आपको पता है U1 कितना था, ये रहा, U2 कितना था, ये रहा। ठीक है बेटा, तो आपने जस्ट इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, N1 दिस टर्म, N2 दिस टर्म, N2 मुझे निकालना है, तो सारे को फेंक दे नीचे। और आपको ये भी पता है यार, देखो M1 बाय M2 A पावर है ना, जैसे अगर मल्टी बेस सेम होने पे पावर क्या जाती है ऐड, वैसे अगर पावर सेम होता है पावर क्या होती है सेम, तो बेस डिवाइड और मल्टीप्लाई में अलग अलग चला जाता है। तो ध्यान दो यहाँ पे कितना हो जाएगा N1, इस वाले को एक साथ लिख दिया M1 बाय M2 होल रेज़ टू पावर A, यहाँ वाले में क्या लिख दिया बेटा L1 बाय L2 होल रेज़ टू पावर B, T1 बाय T2 होल रेज़ टू पावर C, दैट्स बिकम N2 और यहाँ N1। दैट्स द जनरल फॉर्मूला जो आपका डेरिवेशन करके आ गया कि जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, देन उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं हर केस के अंदर ड्राइव करवाऊंगा, चाहूं तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, बट आई थिंक मेरे ख्याल से आपको प्रूफ क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान से, थोड़ी सी नींद आ रही है इस टाइम, इसलिए आवाज में ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। ध्यान दे लेना, कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी सेम रहता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, एंड कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसकी यूनिट, तो नंबर इंटू यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये आपके पास एक सिंपल मेथड था। तो आइए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
बाद में स्टैंडर्ड करवा दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा एक एग्जांपल देखते हैं ऑन दिस मेथड। जो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 जूल को कन्वर्ट करना है अर्थ में। पहली बात तो बच्चों को कहेंगे यार चलो ठीक है, जूल तो मेरे को समझ में आया, यार वर्क या एनर्जी यूनिट होगी, बट यार ये अर्घ क्या है? अर्घ भी बेटा हमारे पास क्या है? वर्क और इसकी बेटा एनर्जी की यूनिट है, बट ये एक सीजीएस सिस्टम है। ध्यान देके चलना, ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम में है। और ये वाली जो जूल है ये आपकी कौन सी सिस्टम है? एसकेएस, एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम बोल सकते हैं। तो अब आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे जो N1 है एक तरह से वो 9 का काम कर रहा है, जो U1 है वो जूल का काम कर रहा है, N2 मेरे को निकालना है और U1 मेरा कौन है? अर्थ है ना। अब ध्यान देके चलिएगा बेटा, यहाँ पे देयर आर टू सिस्टम, ध्यान देना, यहाँ लिख लेंगे एक बार N1 U1 इक्वल टू N2 U2, और आपको यहां से क्या निकालना है बेटा? N2 का मतलब ही कितना हो गया? दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट व्हाट यार N1 टाइम्स ऑफ U1 बाय U2। यार कुछ सोचो, जिसकी यूनिट निकालनी हो वो वाली चीज उसकी सॉरी जिसका न्यूमेरिकल नंबर निकालना हो उस सिस्टम की यूनिट कहां जाती है? वाई में। उस सिस्टम की यूनिट कहां जाएगी? वाई में। कुछ सोच रहे यार कैसे का? मैंने देखो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, फॉर एग्जाम्पल N2 निकालना हो तो U2 नीचे जाएगा, मतलब जिसका निकालना हो उसके वाला नीचे गई यूनिट। अगर बाई चांस मुझे N1 निकालना हो, क्या निकालना हो? N1, तो एक बात बताओ N1 की यूनिट कौन है? U1, वो नीचे जाएगी, है ना। मतलब जिसकी यूनिट निकालनी है, सॉरी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है उसकी यूनिट कहां जाएगी? वाई में। बाद में जाने दे, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल बेसिक सी चीज। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये तो पता चल गया ना भाई ये एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी, ये कोई बताने वाला नहीं है। सो देखिए देयर आर टू सिस्टम, फर्स्ट मतलब कौन सा? एसआई सिस्टम। दूसरा कौन सा सिस्टम है बेटा? सीजीएस, है ना। अब ध्यान देना, मैंने कहा ये वाला एसआई है, मैंने कहा बेटा एसआई का मतलब क्या था? मैंने कहा लेट यहाँ पे मास को क्या माना? M1, लेंथ को क्या माना? L1, टाइम को क्या माना? T1। ये प्रॉपर स्टेप बता रहा हूं जो पेपर में लिखने हैं, बाद में इसके शॉर्टकट्स भी हैं, वो सारे के सारे करवा के चलूंगा जी। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो मास होता था वो किस में लेके चलते थे? किलोग्राम में, 1 kg, है ना। लेंथ वाले में क्या लेके चलते थे बेटा? मीटर। टाइम वाले में क्या लेके चलते थे? सेकेंड। मैंने कहा लेट बेटा सीजीएस सिस्टम में मास को क्या बोल दिया? M2, लेंथ को क्या बोल दिया? L2, टाइम को क्या बोल दिया? T2, है ना। तो बेटा आपको पता है सीजीएस सिस्टम में मास किसकी यूनिट होती थी? मास की यूनिट क्या होती थी? ग्राम। लेंथ की क्या यूनिट होती थी बेटा? सेंटीमीटर। टाइम की क्या यूनिट होती थी? सेकेंड। ध्यान देना, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो बेटा। स्टैंडर्ड सिस्टम या सीजीएस सिस्टम के अंदर जो आपके पास मास, लेंथ एंड टाइम है उनकी वैल्यू ये रखी जाएगी, M1 M2 L2 T2 वगैरह जो भी है ना। अब देखो मुझे N2 निकालना है, बट उससे पहले मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए यार, वैसे तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। आपको पता है बेटा एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था किसी बच्चे को? हाँ जी, M1 L2 T minus 2, that's the dimension formula for what? That's the dimension formula for what बेटा? किसके लिए था यार आपके पास? फटाफट बताओ। एनर्जी के लिए। तो आपको पता है बेटा N1, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं ताकि टेंशन खत्म करेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। कितना? N1 टाइम्स डायमेंशन ये रहेगा M1 की पावर 1, एक का काम इसने कर लिया, L1 की पावर 2, T2 की पावर -2। एक स्टेप बिल्कुल प्रॉपर जो पेपर में लिखना है। आपको पता ना N1 इंटू U1, ये U1 का काम है। चाहे तो मैं U1 को यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। M1 है, L1 है, T1 है। डायमेंशंस पावर मतलब ये वाली यूज होती है 1, 2, -2, दैट्स द U1 का काम करेगा। हाँ जी बेटा, T1 डायमेंशन एनर्जी का सेम M1 L1 T1 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे ऊपर भी U वहां पे अर्क के नीचे सीबीएस में U2 आएगा। अच्छा ये चीज दैट बेटा, सॉरी माफी चाहूंगा बेटा, यहाँ क्या माना था U1, वहां क्या माना था U2, छोटी सी माइनर मिस्टेक होती है। चलिए सिमिलरली बेटा यहाँ वाले पे अगर यूनिट सेकंड मानते थे तो वो कितना हो जाता बेटा? M2 होल रेज़ टू पावर 1, L2 होल रेज़ टू पावर 2, T2 होल रेज़ टू पावर -2। दैट्स द कांसेप्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको पता चला बेटा N1 ये रहा, U1 ये रहा। सिमिलरली N2 निकालना है, वो कितना है बेटा? M2 की पावर 1, L2 की पावर 2, T2 की पावर -2।
सो दिस इंप्लाइज बेटा क्या आप यहाँ से N2 निकाल सकते हैं? वही चीज ये नीचे चला गया, चाहूं तो मैं डायरेक्ट वहां वाला स्टेप वो वाला फॉर्मूला लगा सकता था, बट मैंने एक बार जस्ट दोबारा करके दिखा दिया। तो क्या हो गया बेटा N1 टाइम्स ऑफ व्हाट M1 बाय M2 की होल पावर सेम मतलब 1। सिमिलरली बेटा L1 बाय L2 की होल रेज़ टू पावर 2 सेम। सिमिलरली बेटा T1 बाय T2 की पावर -2। मैक्सिमम टाइम होएगा जहां पे टाइम वाले फैक्टर टेंशन नहीं लेंगे। तो एक बात बताओ N1 कितना है यार, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 9। M1 फर्स्ट सिस्टम में कितना होता है किलोग्राम, बाय में कितना हो गया ग्राम होल रेज़ टू पावर 1। L1 क्या होता है बेटा मीटर में, ये कितना होता है सेंटीमीटर में। L1 कितना है यार मीटर, L2 कितना है सेंटीमीटर होल रेज़ टू पावर 2। T1 वाला सेकंड बाय सेकंड होल रेज़ टू पावर -2। देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, कितना है 1 की पावर -2 बिकम 1। मतलब यहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। ये तो पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी अब इसको सोल्व करें, बट एक बार बच्चों के माइंड में आएगा सर देखो यहाँ किलोग्राम है यहाँ ग्राम है, या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो। किलोग्राम को ग्राम में कर लें बिल्कुल आसान रहेगा। देखो कितना होता है 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, ये किलो की जगह लिख सकते हैं 10 की पावर 3। मैं प्रेफर करूंगा 10 की पावर 3 प्रीफिक्स में लिखो। मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम से ग्राम कैंसल। यहाँ देखो क्या बचा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 1 मतलब 10 की पावर 3 या 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया 10 की पावर 4। ये समझ में आ गया सर बिल्कुल। क्या होगा बेटा 9 या 10 की पावर 3 इंटू 1 या 10 की पावर 2 इंटू 2 तो इट बिकम 2 इंटू 2 बिकम 4। तो 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 बेस सेम क्या पावर क्या होगी एस, तो इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। तो आपको यहां से जो पता चल गया कि आपके पास जो N2 आया है वो कितना निकल के आ गया 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। बच्चे कहते हैं सर N2 निकल गया काम खत्म कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ एक छोटी सी गलती, चाहे टीचर के ऊपर डिपेंड है। इट सपोज करो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब चाहे इसी टीचर को अगर इस प्रॉपर स्टेप से लिखते हो यहां तक करके पूरे, बट अगर रियलिटी में देखा जाए जो स्टैंडर्डली टीचर आपको पेपर चेक करेंगे वो शायद आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो इस फॉर्मेट में पूछा है ना, उसको क्या पता था भी N1 इक्वल टू N2 के बराबर है क्या नहीं, तो आपको यहाँ वैल्यू रख के दिखानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ से एक चीज का रिजल्ट याद रखना है, तो कितना आ गया 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो आपके में भी पॉसिबल शायद आपका टीचर हाफ मार्क्स कट कर सकता है। ये तो हो गया नॉर्मली आपको मतलब यहाँ तक लिख के छोड़ना पड़ेगा, ये स्टेप नेसेसरी है। बट एक थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ 9 से 9 काट दो 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो एक स्टैंडर्डली रिजल्ट भी याद रखो 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज। ये आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स में कंसीडर किया जाता है। तो बेटा एक बार इस वाले क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। आइए इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 7 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। ये आपको वैसे तो याद भी होगा, मैंने कभी करवाया था 1 न्यूटन कितना होता है 10 रेज़ टू पावर 5 9। याद है नहीं है बेटा? ये हमारे पास SI यूनिट होती है किसकी फोर्स की, तो ये आपके पास किसकी यूनिट है CGS यूनिट किसकी बेटा फोर्स की। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे ये किसका काम कर रहा है N1 का, ये किसका काम कर रहा है U1 का, ये किसका काम कर रहा है N2 का, ये किसका काम कर रहा है U2 का। यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान देके चलिएगा, आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये वाला सिस्टम कौन सा है SI, ये वाला सिस्टम किसका है CGS, और वो भी किसका फोर्स का। कौन सी क्वांटिटी है हियर द फिजिकल क्वांटिटी इज योर फोर्स। मुश्किल नहीं लग रहा? तो एक बताइए SI सिस्टम की अगर मैं बात करूं फटाफट लिखेंगे, ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला अब नहीं है। आपको पता है SI सिस्टम के अंदर बेटा मैंने मानी लेट मास कितना है M1, लेंथ कितनी है L1, T कितना है T1। मास का मतलब SI सिस्टम में किलोग्राम, लेंथ का मतलब मीटर, टाइम का मतलब सेकंड। तो SI में मैंने बोला M2, लेंथ कितनी है L2, टाइम कितना है T2, और ये कितना होता है यार ये ग्राम, ये कितना होता है सेंटीमीटर, और ये कितना होता है बेटा सेकंड। कितना होता है अगेन सेकंड। आपको पता है वी नीड टू फाइंड व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका
डायमेंशन फॉर्मूला और उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। दो रूल बताए थे। तो बताओ बेटा, फर्स्ट सिस्टम के अंदर अगर मैं इसकी यूनिट निकालता हूं फोर्स की, वी नो दैट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स जो होता है वो कितना होता है बेटा, m1 l1 t-2। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम के कंपैरेटिव लिखा होगा m1 l1 t1, ये तो होता ही है। और जो डायमेंशंस की पावर होती है, डायमेंशंस का मतलब बेसिकली पावर है, तो m1 की पावर 1, l1 की पावर 1, t1 की पावर -2। मुश्किल तो लगा। चलिए सिमिलरली अगर आप यहां से u2 सेकंड यूनिट निकालते हो, वो कितनी होती है बेटा, फिर m2 की पावर 1, l2 की पावर 1, t2 की पावर -2। दैट्स द कॉन्सेप्ट। मुश्किल तो लग रहा। तो अभी आपको पता है अगर क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी शुड बी कांस्टेंट। इट मींस n1 u1 इक्वल टू n2 u2। आपको भी पता है अगर आपको यहां से n2 निकालना है तो कितना हो गया बेटा, n1 टाइम्स ऑफ u1 बाय u2। मुश्किल लग रहा। तो अब चाहे तो ये स्टेप भी लिखना है लिखो, वरना चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। तो n2 इक्वल टू n1 टाइम्स फर्स्ट वाले की यूनिट ये रही, सेकंड वाले की यूनिट ये रही, मतलब मास के बारे में मास वाला लिख दो, लेंथ के बारे में लेंथ वाला लिख दो, टाइम के बारे में टाइम वाला लिख दो। तो कितना हो गया बेटा, देख m1 बाय l1 सॉरी m1 बाय m2 होल रेज़ टू पावर 1, l1 बाय l2 होल रेज़ टू पावर ये भी कितना है 1, और t1 बाय t2 होल रेज़ टू पावर कितना है -2। अब आपको पता है यार, साफ साफ दिख रहा होगा, m1 का मतलब किलोग्राम, m2 का मतलब ग्राम, L1 का मतलब मीटर, L2 का मतलब सेंटीमीटर रख दें। N1 कितना है यार 7 है ना। तो यहां कितना हो जाएगा, किलोग्राम बाय ग्राम की पावर 1, मीटर बाय सेंटीमीटर की पावर 1, सेकंड बाय सेकंड की पावर -2। बेटे सभी बच्चों से गुजारिश रहेगी कि ये वाला स्टेप मत लेफ्ट कर देना। अगर आप ये वाला स्टेप लेफ्ट कर देते हो, ये वाला स्टेप बेटा लेफ्ट कर देते हो तो आपके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। साफ सुथरी से एक बात कहूंगा, अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते, बेशक आप शॉर्टकट मार लो वहां से फिर भी आधा नंबर मिल जाएगा, बट अगर ये स्टेप अगर आप मिस कर देते हो तो शायद मे भी टीचर आपको मार्क्स देगी नहीं ऑन दिस क्वेश्चन। सो ध्यान दें, अगेन किलोग्राम बाय किलोग्राम तो मतलब 1000 बाय ग्राम, 1000 ग्राम बाय ग्राम मतलब 10 की पावर 3 बाय ग्राम, ग्राम से ग्राम उड़ा 10 की पावर 3, किलो का मतलब और ये 1 तो कितना हो गया 10 की पावर 3। अगले में देखो, ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर है ना। चाहे लिखना है अगले स्टेप में लिख भी लो यार, कभी दिक्कत वैसे जरूरत नहीं है। 10 की पावर 2 आ जाएगा, सेकंड बाय सेकंड कैंसिल होकर बाहर में गया, तो कितना हो गया बेटा 7 × 10⁵ तो आपको समझ में आया बेटा भी हमारे पास जो n2 निकल के आया है, n2 निकल के आया है वो कितना आ गया 7 × 10⁵ तो आप इसकी वैल्यू रख दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 10⁵। सॉरी बेटा रेड मार्कर खुला रह गया गलती से, 7 × 10⁵। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट और भी ध्यान दे रहा होगा, दिख रहा होगा साफ साफ भी, जो आपका 1 न्यूटन होता है ये कितना होता है 10⁵। ये भी आपका एक स्टैंडर्डाइज रिजल्ट है जो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको जो करने के लिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल वाले। इन 3 में से ही एक क्वेश्चन आपको बेसिकली देंगे। एक 1 पोइजली पीए लिख देंगे, ठीक है, 1 पोइजली इज इक्वल टू डैश पोइज। आपको लिए देखो ये दोनों क्वांटिटी ही नहीं है, आपको यही नहीं पता चल रहा कौन सा एसआई है कौन सा सीजीएस है। सीधी सी बात है क्योंकि क्वांटिटी सुनी, ये ध्यान देके करना भी। जो आपके पास यहाँ पोइज होता है ये कौन सी क्वांटिटी है सीजीएस क्वांटिटी, और ये कौन सी क्वांटिटी है एसआई। ये जस्ट मैं इस चीज के लिए क्रैमिंग बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्वांटिटीज का नेचर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कौन सा एसआई होता है कौन सा सीजीएस। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये U1 का काम कर रहा है, ये N1 का काम कर रहा है, ये N2 का काम कर रहा है, ये U2 का काम कर रहा है। बट सबसे बड़ी दिक्कत, चलो आपको ये तो पता चला, 2 ही चीजें बेसिकली चाहिए। पहला तो ये पता हो कौन सा एसआई है कौन सा सीजीएस है, और दूसरा ये क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है। ध्यान देना जो यहाँ पे ये पोइजली है, ये पोइजली किसको रिप्रेजेंट करती है, किसकी यूनिट है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान देके चलना, करवाया था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिंबल क्या था ईटा, और जिसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना था बेटा m1 l-1 t-1।
तो अब इस फॉर्मूले का फॉर्मूला पता चल गया, ये पता चल गया कौन सा एसआई कौन सा सीजीएस है, तो आपके पास ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। मुश्किल नहीं लग रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए बढ़िया। अच्छा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन की वैरायटी और बताता हूं। इन्हीं फॉर्मूला को जब क्रिएट करवाया जाता है, मतलब कन्वर्ट करवाया जाता है, अभी इसका शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, शॉर्टकट जोर मार के 1 या 1.5 मिनट का है, मतलब हर एक क्वेश्चन को एक लाइन में ही ओरली सोल्व करने वाला सीखेंगे अभी। बट उससे पहले एक क्वेश्चन का टाइप और बनता है, वो मैं बता देता हूँ। कई बार बेटा कुछ पर्सन होते हैं, जैसे उसने कह दिया अभी मेरे पास कोई 8 न्यूटन फोर्स था, क्या कहा 8 न्यूटन फोर्स था, उसको मुझे एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? न्यू सिस्टम, जिसकी यूनिट पता नहीं मेरे को, सिर्फ उसकी यूनिट बोल दी, है ना? क्या कहा भी आपके पास कोई 1 न्यूटन फोर्स है, वो किसी एक न्यू सिस्टम के अंदर, अब मुझे नहीं पता वो न्यू सिस्टम क्या है और क्या नहीं, वो आपको गिवन होगा, तो उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने कहा ये तो आपको दिख रहा है भी एक साइड का तो वहां स्टैंडर्डाइज सिस्टम देंगे ही देंगे, बट नेसेसरी नहीं है। क्या आप यहाँ कहते भी सपोज करो 2 पर्सन थे, एक पर्सन था जिसका नाम था ए, एक पर्सन था जिसका नाम था बी, उसने कह दिया भी मैं अपने सिस्टम में मास को बोलूंगा 8 किलो। पॉसिबल है यार? एज्यूम किया भी क्या क्या दिया, एक बंदे ने सपोज करते हैं मास कितना मान लिया यार 8 किलो, भी मैं अपने सिस्टम में 8 किलो मान लूंगा, और लेंथ को मान ले 5 सेंटीमीटर, टाइम को मान ले 2 मिनट बोल सकते हैं, इसमें का कोई दिक्कत नहीं है। भी मेरे इस सिस्टम में M1 ये होगा, L1 ये होगा, T1 ये होगा। अच्छा जी, सेकंड वाले में इसने कहा सेकंड वाले में मान लिया, मैंने कहा 5 ग्राम मेरी यूनिट होगी, लेंथ मेरी 2 सेंटीमीटर होगी, टाइम मेरा 15 सेकंड होगा, कुछ भी ऐसे दे दिया। मतलब ये एक ऐसे सिस्टम है जो बंदों ने खुद के अपने डेवलप की, अपनी स्टडी के लिए, है ना बेटा? पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो वही चीज है, मतलब अब इस सिस्टम से इसमें जाना हो, इस सिस्टम से इसमें जाना हो, या इस सिस्टम से इसमें आना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जर्नल मेथड पता है, जर्नल मेथड पता है, आपको पता है बस M1 की जगह ये रखना है, L1 की जगह ये, T1 की जगह ये, M2 की जगह ये, L2 की जगह ये, T1 की जगह T2 की जगह ये रखना पड़ेगा। समझ पा रहे नहीं पा रहे? बाकी जर्नल मेथड तो सेम रहेगा, है ना? ऐसे ही सीजीएस सिस्टम दे रखे तब तो बिल्कुल आसान है, किलोग्राम 11 है। बट अगर कोई एक रेज्यूमर स्केल बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं? रेज्यूमर या एज्यूमर, वैसे होता है रेज्यूमर, बट कुछ जने इसको एज्यूमर बोल देते हैं क्योंकि उसने एज्यूम किया, बट दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, सो ध्यान दे, क्या लिख दे बेटा, इससे मुझे एक ऐसे सिस्टम में भेजना है जिस सिस्टम के अंदर जो मास है, मास को किस में कन्वर्ट करते हैं? लेट्स सपोज करते हैं 8 kg। जो लेंथ है, लेंथ को किस में कन्वर्ट कर रहा है? सपोज करते हैं 100 या 10 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। टाइम इन दिस सिस्टम बिकम, सपोज करते हैं 5 सेकेंड। ये सिस्टम की यूनिट्स है, मतलब M2 L2 और वो T2 गिवन है। अब कुछ सोचो फटाफट, ये कितना है N1 यार, ये कितना है U1, ये कितना है N2 निकालना है, ये कितना है U2, कुछ चेंज ही नहीं है। फोर्स की यूनिट है, किसकी है? फिजिकल क्वांटिटी। कौन से नेचर का है बेटा? फोर्स। फोर्स है तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख गया, N2 निकालना है। पहला सिस्टम है M1 L1 T1, मास इन SI सिस्टम है ना पहला तो, और दूसरा कौन सा है? एज्यूमर। ये वैसे तो क्या होता है? रेज्यूमर। मैं ये नहीं लिख रहा। M1 स्टैंडर्ड सिस्टम में किलोग्राम, लेंथ कितनी होती थी? मीटर, टाइम कितना होता था? सेकेंड। और सेकेंड सिस्टम में यार मास कितना माना है? 8 kg, लेंथ कितनी मानी है? 10 सेंटीमीटर, और टाइम कितना माना है? 5 सेकेंड। यहां तक क्लियर है? अगेन आपको N2 निकालना है, तो N2 का जनरल फॉर्मूला क्या आया था? N1 डिवाइड बाय, यहां कितना हो जाएगा? जिसका निकालना उसकी यूनिट नीचे फेंकी। और यार एक बात बताओ, कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स। कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद है ना? तो कितना था? M1 की पावर 1, L1 की पावर 1, T1 की पावर -2। यहां तक कंफर्म है बेटा? तो हमारे पास जो U2 आएगा, क्या आएगा? U2 की पावर कितनी होगी? M2 की पावर 1, L2 की पावर 1, T2 की पावर -2। दैट्स द डायमेंशन। फॉर्मूले के बिहाफ पे इसकी यूनिट निकालनी, तो आपको पता है N2 निकालना है, तो वो कितना हो गया? N1 टाइम्स ऑफ दिस बाय दिस, मतलब कितना बेटा? M1 बाय M2 की पावर 1, L1 बाय L2 की पावर 1, T1 बाय T2 की पावर -2। मुश्किल लग रहा? बिल्कुल आसान है, सेम स्टेप है। N1 कितना है आपके पास यार? 8। M1 कितना है? किलोग्राम। ये बाय में कितना है? 8 किलोग्राम की पावर 1। L1 कितना है बेटा? मीटर। ये कितना है?
10 सेंटीमीटर की पावर 1। यहाँ कितना है सेकेंड, इस वाले में कितना माना था 5 सेकेंड की पावर -2। अब देखो सेकंड से सेकंड उड़ा, अच्छा यहाँ पे जब इसको काटोगे तो ये कितना बचेगा 10, क्योंकि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा, 1 0 से 0 उड़ी। यहाँ देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो क्या बचा देखो 8 इंटू 1/8, ठीक है जी। और यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 1/5 की पावर -2, मतलब 5 की पावर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर -1 की पावर -2, मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2, मतलब कितना आ गया 25। 8 से 8 कैंसिल, 25 इंटू 10 इट बिकम 250। समझ पा रहे नहीं पा रहे बेटा? कि हमारे पास की जो नए सिस्टम के अंदर वैल्यू आई है वो 250 के बराबर होगी। समझ पा रहे बेटा? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके पास अगर बनाना चाहे तो, बट अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन पूछना बहुत रेयर है। अगर आपकी प्रदीप की बुक एनसीईआरटी में स्टैट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए इसी क्वेश्चन का एक शॉर्टकट मेथड और देखते हैं, बस 2 मिनट लगाएंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, जैसे इसी यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा उसी के बेस पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा बेटा सपोज करते हैं आपके पास एक 20 न्यूटन है इज इक्वल टू डैश डाइन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब इसको एक लाइन में कैसे करें। पहली बात तो रिजल्ट याद होना चाहिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करे। 1 न्यूटन कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन है ना, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 5, कितना हो जाएगा सीधा आंसर 20 इंटू 10 की पावर 5 डाइन। एक तो ये जिसको रिजल्ट याद है तो ठीक है, बट अगर ना भी बताओ बाई चांस कोई गंदी सी यूनिट दे दे तब कैसे करें, वो भी आना चाहिए। अब एक बात ध्यान दो, इसको एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म दूसरे में लिखेंगे। न्यूटन है, न्यूटन कौन सा सिस्टम है एसआई। जिन बच्चों को बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आता तो बिल्कुल प्यार से समझ लें। यहाँ न्यूटन कौन सा सिस्टम है एसआई, डाइन कौन सा सिस्टम है सीजीएस। यार न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला पता है किसी बच्चे को, m1 l1 t - 2। ध्यान देना, इसी बेस पे सारा क्वेश्चन करिए। एसआई सिस्टम की बात करूं, मास की यूनिट क्या थी किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या थी मीटर, टाइम की यूनिट क्या थी सेकंड -2। ये अच्छा यहां पता नहीं क्या था। सीजीएस की बात करूं, यहां पे मास किसमें आ जाएगा ग्राम में, लेंथ किसमें आ जाएगी सेंटीमीटर, टाइम किसमें आ जाएगा सेकंड -2, यही रहेगा। तो सोचो बेटा एसआई सिस्टम के अंदर अगर आपको इसकी यूनिट पता है, डायमेंशन से यूनिट या यूनिट से डायमेंशन निकाले जा सकते हैं। तो मास की पावर 1 है तो किलोग्राम की पावर 1, लेंथ की पावर 1 है तो टाइम की पावर मतलब मीटर की पावर 1, टाइम की पावर -2 मतलब सेकंड की पावर -2। सीधे सिस्टम में ये हो गया। अब मुझे मेन दिक्कत है ये आगे वाला कैसे निकालूं, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज को कन्वर्ट करते जाओ। खुद सोचो, यहाँ किलोग्राम है यहाँ ग्राम है, कोई टेंशन नहीं है। किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते हो। हाँ जी, देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 20, तो एज इट इज लिखा ही था। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है 10 की पावर 3, ठीक है। स्टेप याद रखना, हर एक में कन्वर्ट करते जाएंगे। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, तो ग्राम पीछे वाला पड़ा ही है, 10 की पावर 3 आगे लिख दिया। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पीछे लिखा है, 10 की पावर 2 को आगे फेंक दिया, कोई दिक्कत। यहाँ सेकंड, यहाँ भी सेकंड भाड़ में गया, आंसर आ गया 20 इंटू 10 की पावर 5, दैट्स द आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक स्टेप बताया। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जैसे इसी के बेस पे। जैसे आपको एक, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, निकाल लेते हैं। कैपिटल जी था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, +1 में सुना होगा या 9th में सुना होगा, 6.67 इंटू 10 की पावर वोट। 10 की पावर क्या होता था बेटा -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये एक वैल्यू थी। अगर सीजीएस सिस्टम में होता, खुद सोचो इसकी यूनिट बना दो। न्यूटन की जगह क्या लिखा होता है यहाँ 9, मीटर की जगह क्या लिखा होता सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह क्या लिखा होता ग्राम -2, यही चीज होती। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर क्या होती, देखो रिजल्ट याद हो तो बच्चा एक लाइन में कर सकता है। खुद सोचो कैसे, ये वैल्यू तो एज इट इज पड़ी है, पहले मैं उनको कन्वर्ट करते बाद में तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अच्छा 1 न्यूटन, यहाँ डाइन, न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। डाइन पीछे लिख दिया, नंबर आगे लिख दिया। मीटर पीछे सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर है ना, मतलब 10 की पावर 2 और उसका स्क्वायर है तो कितना हो गया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे लिखा है। यहाँ क्या किलोग्राम, वहां क्या है ग्राम, बट माइनस पावर वाला, ध्यान देना माइनस पावर वाला, तो कितना हो गया
10 की पावर -3 होता है, उसका स्क्वायर है तो मतलब कितना हो गया 10 की पावर -6 है। आसान, बेस से पावर को क्या कर दिया ऐड। तो देखो 5 ने काटा 10 की पावर -1 बचा, इसको काटा कितना बचा 10 की पावर 3 बचा, इसको काटा 10 की पावर -8 बचा, तो आंसर कितना आ गया 6.67 into 10 की पावर -8। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। अगर थोड़ा फास्ट लगा तो वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए और वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइए।